अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हादी हियर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लाया हूँ। स्पेशल लेक्चर इसलिए है क्योंकि ये लेक्चर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको वो कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जिसे अक्सर स्टूडेंट्स पहले साल फर्स्ट ईयर में पूरा साल जो है वो गुजर जाते हैं, लेकिन उनको उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं चलता। तो इस लेक्चर के ज़रिए बहुत सारे ख़ासकर एवरेज स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। आज का जो टॉपिक है वो है रिसेप्टर का जो कॉन्सेप्ट है फार्माकोलॉजी में, वो आज आपको पढ़ाएंगे। और रिसेप्टर के अलावा आज आपको एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के टाइप्स, और इसके अलावा रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्यों आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। होप कि इस लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस जो मैंने साइड पे लिखे हुए वो आपको सबके जवाबात प्रोवाइड कर सकूं। सो शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी इदारा हम लोग कंसिडर करें, लेट्स सपोज कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है या कोई हॉस्पिटल है, तो हर इदारे के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट है। फिर एक सेंट्रलाइज्ड ऐसा जगह भी होगा, सेंट्रलाइज्ड ऑफिस भी होगा कि वो सारे के सारे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होगा और उनके बीच कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया होगा। तो हमारे यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में या दूसरे इदारे में टेलीफोन कॉल के ज़रिए या फैक्स के ज़रिए एक इदारे से दूसरे इदारे तक जो है कोई पैगाम पहुँचाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी इदारे को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन का होना लाजमी है। अगर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ आ जाए तो वो इदारे की नाकामी का सबब बन जाते हैं। नाजरीन, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं उस हर छोटे डिपार्टमेंट को ऑर्गेन का नाम दे सकता हूँ। और अगर और भी अच्छे अंदाज में बोल दिया जाए तो एक सेल मेरे नज़रों में एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। हमारी बॉडी के अंदर एक सेल दूसरे सेल के साथ बिल्कुल इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं जैसे किसी इदारे के अंदर। और ये कम्युनिकेशन न सिर्फ सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है बल्कि पूरे जिस्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमें बहुत सारे एक्शंस नज़र आते हैं जो हमारी बॉडी को चला रहे होते हैं। एक एग्जांपल बताऊं, आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है, जो पानी आ रहा है, ये आपका बॉडी के अंदर ये एक कम्युनिकेशन की वजह से है। इसी तरह जब आप अपने मसल को मूव कर रहे होते हैं, आप लिख रहे होते हैं, मूवमेंट आप अपने हाथ को दे रहे हो, तो ये भी कम्युनिकेशन की वजह से है। इसी तरह जब आप सोच रहे होते हैं, आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, आपके स्टमक के अंदर तेज़ाब प्रोड्यूस हो जाते हैं। इतने सारे एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं जिन सारे के सारे एक्शंस का मकसद ये है कि बॉडी को चलाना। ठीक है, तो आज का सवाल ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है, ये किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह हमारी बॉडी का एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसका जवाब है रिसेप्टर एंड लिगेंड्स। रिसेप्टर क्या चीज़ है? रिसेप्टर, अगर थोड़ा सा आप डायग्राम की तरफ आके देख लें, ये एक जनरल सेल है। ठीक है, एक जनरल सेल है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सेल है और ये उस सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास किस्म के मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के, मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं, एंड दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। मैं अक्सर इन रिसेप्टर को एक गेट का नाम देता हूं। जैसे कि आप किसी इदारे या घर के अंदर इंटर देते हो, आप गेट के ज़रिए आ जाते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिग्नल को अंदर आने के लिए एक गेट होगा, इसको हम लोग रिसेप्टर का नाम देंगे। दिस इज़ द रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर है ये सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल में इंटर कराएगा। तो ये रिसेप्टर किस तरह सिग्नल को अंदर लाएगा? अब रिसेप्टर के साथ जब कोई दूसरा केमिकल मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो वो अटैचमेंट से, लेट्स सपोज
यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का अपना एक दुनिया है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। कोई बॉडी में आप कोई हार्मोन ले लें या आपकी बॉडी में आप कोई न्यूरोट्रांसमीटर ले लें। न्यूरोट्रांसमीटर हो या कोई हार्मोन हो, ये सारे के सारे आपके लिए एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है आपके लिए, ठीक है। सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स खुद हमारे बॉडी में किसी दूसरे सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दिखा दिया। तो कुछ रेड डॉट्स जो आप देख रहे हैं, आपकी आसानी के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये सेल के मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर है वहाँ पर अटैच होंगे, और जैसे ही ये आके ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ आकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, एकदम से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। रिसेप्टर दो हालतों में पाया जाता है, या तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, डीएक्टिवेटेड होगा, या फिर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। सो मोस्टली रिसेप्टर जो है वो रेस्ट में होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। जैसे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, ये रिसेप्टर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। अब व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेट? एक्टिवेट होने से क्या होगा? तो वो जो सिग्नल था, ज़ाहिर है हमारे सेल के अंदर एक सेल दूसरे सेल के साथ फ़ोन कॉल के ज़रिए रब्ता नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोग फ़ोन के ज़रिए रब्ता करते हैं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, हमारी बॉडी में ऐसा कोई फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जब एक सेल दूसरे सेल के साथ रब्ता करते हैं तो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो केमिकल्स जाकर सिग्नल पहुंचा देते हैं। और हमारे यहाँ तो सिग्नलिंग कम्युनिकेशन का ज़रिया जो है वक्त के साथ साथ मॉडर्न होता जाता है। जैसे पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को भेज दिया जाता था, फिर क्या हुआ, कोई फैक्स आया, लेटर आया, और आजकल आप देख रहे हैं फास्ट मोबाइल है, इंटरनेट है। इंटरनेट के ज़रिए हम अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते, तो एडवांसमेंट आ रही है। लेकिन हमारी बॉडी में जो कम्युनिकेशन सोर्सेज है वो आज से कई हज़ार साल पहले भी वही था, आज भी है, कल भी वही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि मैं अब बताता हूँ, एपिनेफ्रिन ना जाने कितने हज़ार साल पहले भी हमारी बॉडी में एक केमिकल सिग्नल था, आज भी केमिकल सिग्नल है, और फ्यूचर में भी ये केमिकल सिग्नल ही रहेगा। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर एसिटाइलकोलिन, या कोई दूसरा हार्मोन। चले जनाब, सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे किसी एक सेल से, लेट्स सपोज ये आपका सेल है, इन सेल से जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये जो आपका सेल है ये एक न्यूरॉन है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जब इधर आ जाते हैं, ये सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसड्यूस करते हैं। यहाँ पर जो सिग्नल है वो आपके सेल के अंदर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जो जवाब है कि सिग्नल सेल के अंदर कैसे इंटर होता है, इसके पीछे एक अलग सी दुनिया है, एक अलग सी केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन मैं आज जनरल आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ये जो सिग्नल है ये आपके सेल के अंदर रिसेप्टर के थ्रू आ जाता है, और इस सिग्नल के अंदर आने से क्या क्या होगा, सेल के अंदर कोई चेंजेस आ जाएगी, एकदम से चेंजेस आपके सेल के अंदर आएगी। वो जो चेंजेस है वो क्या क्या हो सकती है, उसको हमने नाम दिया हुआ है इफ़ेक्ट्स, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, या रिस्पॉन्स, या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आप कह सकते हैं। तो क्या पॉसिबली क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, या आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो मैं इसको नाम देता हूँ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होना, ये सारा का सारा आपके रिसेप्टर के साथ बेस है। इसी तरह आपका हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट ये ज़्यादा हो सकता है या कम हो जाए, या ज़्यादा हो या कम हो, कोई भी हो, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज। आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ जाता है। सो चेंज उस वक्त आता है जब कोई केमिकल सिग्नल सेल के रिसेप्टर को एक्टिवेट करके फिर आपको चेंज नज़र आएगा। अच्छा, ये जो चेंज है इसको हम लोग ब्लड प्रेशर के लिए भी बोल सकते हैं, हार्ट बीट के लिए बोल सकते हैं, और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स में भी इसको बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके बॉडी के अंदर सांस की नालियों को हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स तंग भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो ब्रोंकियोल्स का तंग होना या डायलेट होना, ये भी सारा का सारा बेस करता है रिसेप्टर के ऊपर। इसी तरह आपकी बॉडी में स्टमक के अंदर HCl का निकलना, ये भी एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये भी
एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो अक्सर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो है उनकी वजूहात ये होती है कि कोई केमिकल सिग्नल रिसेप्टर के साथ जो है जाके अटैच हो जाता है। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको रिसेप्टर के बारे में बताता हूँ कि जब एक ड्रग एक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो पॉसिबली किस तरह से वो सिग्नल जो है हमें मिल जाता है और रिस्पांस किस तरह शो होता है। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कैल्शियम का, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक रिसेप्टर है और ये है रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर के साथ यहाँ पर एक चैनल लगा हुआ है, एक चैनल है, एक ट्यूब है, एक नाली है। और ये ऐसा चैनल है जो ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। हम सपोज करते हैं कि कोई केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे ही इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से ये जो चैनल है, ये जो एक ट्यूब है, ये ट्यूब ओपन हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ओपन हो जाए, बाज़ औक़ात रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट में ये बंद भी हो सकता है। तो मैं आज आपको ओपन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ही ये चैनल ओपन हो जाए, अब हम लोग फ़र्ज़ करते हैं कि बाहर जो है, बाहर बहुत सारे क्लोराइड आइंस हैं, ठीक है, Cl- आयन, क्लोराइड आइंस है, Cl- आइंस मतलब क्लोराइड। तो इससे क्या होगा कि ये जो क्लोराइड आयन है ये आपके सेल के अंदर आएंगे। ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ये एनेस्थेटिक का अच्छा एग्जांपल मेरे जहन में है कि एनेस्थेटिक जो है ना वो किस तरह से पेन को जो है सबसाइड करते हैं, पेन को कम कर देते हैं एनेस्थेटिक। तो आज आपको पता चल जाएगा। ये क्लोराइड आयन जब अंदर आएंगे, बहुत सारे क्लोराइड आयन जब अंदर आएंगे, इनके अंदर आने से सेल का जो अंदरूनी साइड है न्यूरॉन का, वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और जब सेल न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव हो जाता है और तो हम ऐसे सेल को क्या कहते हैं, हम ऐसे सेल को कहते हैं रीपोलराइज, ऐसे सेल को बोलते हैं रीपोलराइज। और इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ये जो न्यूरॉन है ये अब कोई भी सिग्नल कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब ये आपकी बॉडी में दर्द वाला सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं लेके जाएगा, और ना ही आपको इसका एहसास होगा कि कोई दर्द है। तो जो एनेस्थेटिक के ड्रग्स होते हैं वो अक्सर कैसे आपके अंदर पेन को जो है सबसाइड करते हैं, वो एनेस्थेटिक ड्रग्स सबसे पहले रिसेप्टर पर आएंगे और रिसेप्टर के साथ अटैच होते ही रिसेप्टर के ऊपर चैनल्स होते हैं और ये कैल्शियम चैनल, क्लोराइड आयन चैनल्स होते हैं। क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं और क्लोराइड आयन के अंदर आने से अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर किसी न्यूरॉन के अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई है, अंदर से न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव हो गया है, तो ऐसे न्यूरॉन को हम बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग या फिर रीपोलराइज न्यूरॉन, और ये कभी कंडक्ट नहीं करेगा। सवाल का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि ये रिसेप्टर है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई रिस्पांस शो करता है। आज हमें रिस्पांस मिल गया। रिस्पांस इस केस में हमें क्या मिला कि हमें अब पेन महसूस नहीं हो रहा, नो पेन, ठीक है, नो पेन। या आप कह सकते हैं कि आपका जो अब कॉन्शियस हो गए, ठीक है, अब बेहोशी की हालत में भी यही केस हम लोग ले आते हैं कि अब फिर आप एनेस्थीसिया करने के लिए आ जाते। तो नो पेन इज़ द एक्शन। इसी तरह ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एक ड्रग के अटैच होने से एक नाली खुल जाती है, क्लोराइड आयन आ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे मैकेनिज़्म और भी हैं कि जिससे ड्रग्स रिसेप्टर के साथ अटैच होके मुख्तलिफ अंदाज से सेल के अंदर कोई चेंज लाते हैं। सम चेंज इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। इस जैसे एक सिंपल एग्जांपल था। बाद ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर के साथ अटैच होके सेल के अंदर कैल्शियम को रिलीज़ कर देते हैं। बाद ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर के कंट्रैक्शन को काज कर लेते हैं, रिलैक्सेशन को काज कर लेते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो थे ये आपका क्रेडिट गोज टू द रिसेप्टर। एक और चीज़, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है जो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर के सेल के अंदर एक चेंज लाए और हमें एक एक्शन नज़र आ जाए।
मैं आपको किसी और लेक्चर में कोशिश करूंगा कि उसमें किस स्पेसिफिकली एक दो रिसेप्टर को फुल लेंथ मैकेनिज्म में उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। अब वो मालिक्यूल, उनको सिग्नलिंग मालिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं जो एक सेल से निकलकर दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच होकर सेल के अंदर चेंज ला रहा है, कोई एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, उन सिग्नलिंग मालिक्यूल्स का नाम है, शायद आप इस वक्त मुझे खुद भी बता रहे हो, उन सिग्नलिंग मालिक्यूल्स का जो नाम है वो है, ये जो है इसको हम लोग लिगेंड्स भी कह सकते हैं। अगर ये आपके बॉडी के अपने मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ, अगर आपके बॉडी के अपने बनाए हुए मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको लिगेंड्स भी कहते हैं। या मतलब लिगेंड्स जो है आपका कोई भी हार्मोन हो सकता है, और ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ठीक है। और ये ड्रग्स भी हो सकते हैं, ये ड्रग्स भी हो सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि आपकी बॉडी में काम, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, नेचुरल सब्सटेंस, खुद आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल सब्सटेंस है, वो ये काम कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, होम्योस्टेसिस दे रहा है। समटाइम जिसे हम लोग डिजीज़ कहते हैं, बाज़ औक़ात डिजीज़ कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर हम किसी देखते हैं कि कोई एक लाइगेंड बहुत ज़्यादा ओवर काम कर लेता है, तो उस केस में हम चाहते हैं कि नेचुरल लाइगेंड्स को ब्लॉक कर दें ताकि हमें डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात लाइगेंड्स, नेचुरल लाइगेंड जब ओवर काम करें तो वो भी नुकसान है, और बाज़ औक़ात जब नेचुरल लाइगेंड्स सही काम नहीं कर सके तो वो भी डिजीज़ है। तो लेट्स सपोज नेचुरल लाइगेंड जो है वो कम है या नहीं है, तो उस वक़्त हम लोग बाहर से नेचुरल लाइगेंड की जगह मॉलिक्यूल सेंड करते हैं। तो वो जो बाहर से ड्रग हम लोग बनाते हैं, बाहर से जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हम बॉडी को देते हैं, उनका मकसद ये है कि जो पहले से हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल जो लाइगेंड्स हैं उनके एक्शन को या तो प्रमोट करें या उनके एक्शन को हम लोग स्लो करें। तो इस केस में बाहर से जो आप केमिकल्स बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे उनका नाम हम लोग देते हैं ड्रग्स। ड्रग्स के लॉ में, ड्रग लॉज में एक और डेफिनेशन है, उसके मुताबिक तो कोई भी ऐसा चीज़ जो डिज़ीज़ को प्रिवेंट करे, डिज़ीज़ को ट्रीट करे, आइडेंटिफाई करे, और उसमें तो ड्रेसिंग, इवन टिश्यू पेपर, इवन उसमें जो सेल्यूलोज है वो सब के सब उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फार्माकोलॉजी में ड्रग का डेफिनेशन ये है कि हर वो केमिकल जो लिविंग सेल के अंदर चेंज प्रोड्यूस करे, दैट इज़ कॉल्ड अ ड्रग। सो ये जो ड्रग है ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये ड्रग जो है ये आप इसको बना सकते हैं, आप इसको खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक अगर आप बनाएं सिंथेटिक ड्रग्स, और ये आप जो है नेचुरल भी बना सकते हैं, मतलब हर्ब्स है, कोई प्लांट्स है, इस तरह एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल से भी ये दवाई आप कलेक्ट करके इंसान को खिला सकते हैं बीमारी के लिए, इलाज के लिए। अच्छा जनाब, रिसेप्टर की पोजीशन आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया कि रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर के बगैर सिग्नल अंदर आना नामुमकिन है। तो रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर पॉसिबली पाया जाता है? एक तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दूसरी बात, रिसेप्टर आपको सेल के अंदर भी मिलेगा। अगर आप सेल के अंदर आके देखें तो सेल के अंदर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सेल के अंदर हमने देखा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी है, और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए भी है। सो बाज़ औक़ात जो रिसेप्टर्स होते हैं, बाज़ रिसेप्टर जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, वो आपके डीएनए के ऊपर होते हैं। वो रिसेप्टर्स जो हैं, यानी कुछ केमिकल मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके आखिरकार इस रिसेप्टर पर जाकर अटैच हो जाएंगे। मतलब सिग्नल को इतने दूर से लाके इधर लाएगा। इसमें जो है
अक्सर प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नल मिल जाता है, कोई एंजाइम बन जाता है या कोई एंजाइम स्टॉप किया जाता है। अच्छा, ये था रिसेप्टर की पोजीशन। अब आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी हो गए। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जब एक बार कोई ड्रग या लिगैंड रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा और रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद सेल के अंदर जो भी चेंज हमें नज़र आ जाए, उस चेंज को हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा होना, हार्ट बीट का कम या ज़्यादा होना, HCl का बाहर आना, ठीक है, सलाइवा का बाहर आना, ये सारे के सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। और इन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के पीछे एक बहुत बड़ी माइक्रो मालिक्यूलर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जिस तरह बहुत सारे एंजाइम हैं, कैल्शियम है, सेकेंडरी मैसेंजर्स है, साइक्लिक AMP है, ये सारे के सारे जो है मिल मिला के सिग्नल को हमारे सेल के अंदर एम्पलीफाई करके भेज देता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से दिन एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा कि जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है वो किस तरह से काम करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई साइड इफेक्ट्स अकर। ये साइड इफेक्ट जो अक्सर लोग बोलते हैं, आम बंदा बोलता है ड्रग ले रहे साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स होता क्यों है? असल में इसका आंसर ये है कि हम जो ड्रग हम बनाते हैं वो हम इस इरादे से बनाते हैं कि ये ड्रग जिस्म में कहीं ख़ास रिसेप्टर जो हम चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक ड्रग है वो हार्ट पे जाए, हार्ट के ऊपर काम करे, मैं ये चाहता हूँ। हार्ट के ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई ड्रग नहीं है कि वो हमें टारगेट स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके वो हिट कर सके। लेकिन जो ड्रग्स हम बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर सक्सेसफुल ड्रग होते हैं, वो अपने टारगेट पे तो अटैच हो जाते हैं, रास्ते में इधर उधर किसी दूसरे रिसेप्टर पे भी जो है जाकर अटैच हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते, और वो हम लोग स्टॉप भी नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ और भी रिसेप्टर्स उस ड्रग के साथ या तो एक्टिवेट हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और असरात हमें मिल जाते हैं मासिया उस असर के जो हम चाहते हैं। तो जो हम नहीं चाहते हैं उन असरात को हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स हर ड्रग का होता है, बाज़ के कम होते हैं, बाज़ के ज़्यादा होते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ायदेमंद है तो आप उसको साइड इफ़ेक्ट ही कहें, और अगर वो साइड इफ़ेक्ट नुकसान दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एडवर्स रिएक्शन और साइड इफेक्ट के बारे में भी शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉरी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। ये क्या चीज़ है? ये मैं आपको इधर ही रिसेप्टर के साथ अटैच करता हूँ। व्हाट इज़ एगोनिस्ट? थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं क्लियर। ओके, एगोनिस्ट, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है और यहाँ पर इसके पास एक रिसेप्टर लगा हुआ है। दिस इज अ रिसेप्टर। एगोनिस्ट का मतलब ये है कि आपका जो नेचुरल लाइगेंड है, नेचुरल लाइगेंड जिस्म के अंदर आपका कुदरती लाइगेंड्स वो पहले से मौजूद है। आमतौर पर ये लाइगेंड आके रिसेप्टर को एक्टिवेट करता था, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता था और हमें इसके एक्टिवेशन से एक सिग्नल जो है वो सेल के अंदर आ जाता, सिग्नल सेल के अंदर आ जाता और हमें सेल के अंदर कोई चेंज हमें नज़र आता, और वो जो चेंज था वो हमें लेट सपोज ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना था, लेट सपोज, या ब्लड प्रेशर का कम होना। चलो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लड प्रेशर का कम होना। ये आमतौर पर ब्लड प्रेशर जो है ये लाइगेंड कम कर रहा है, ठीक है, नेचुरल आपकी बॉडी के अंदर है। जब आप इस लाइगेंड के बजाय बाहर से कोई ड्रग देंगे तो ये जो ड्रग है, अच्छा ड्रग के लिए तो चलो ठीक है, ये आपके पास ड्रग है, ये आपके ड्रग के मालिक्यूल्स हैं। ये ड्रग के मालिक्यूल्स जो हैं ये इस नेचुरल लाइगेंड के रिसेप्टर पर ये आके अटैच हो जाते हैं, और जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये बिल्कुल उसी एक्शन को जो लाइगेंड कर रहा था उसी एक्शन को प्रोमोट करके सपोर्ट कर देता है, यानी वो भी आकर रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट कर लेता है और इसी तरह का रिस्पांस, यानी आप बल्कि थोड़ा सा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो रिस्पांस है
उसी तरह से चेंज और उसी तरह से ब्लड प्रेशर में भी, अगर पहले वो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो रहा था तो अब ये थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी ऐसा ड्रग जिसने नेचुरल लाइगेंट के एक्शन को अगमेंट किया, उसके एक्शन को बढ़ा दिया, तो इस केस में हम क्या नाम देंगे इसको? एगोनिस्ट का नाम देंगे। एगोनिस्ट नेचुरल लाइगेंट्स के एक्शन को सपोर्ट करता है, अगमेंट कर देता है, तेज करता है, एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को। सो हम लोग ऐसे केस में इसको एगोनिस्ट कहते हैं। अब एगोनिस्ट के अंदर आप एक चीज़ नोट कर लें कि एगोनिस्ट जो है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये सेल के अंदर सिग्नल को इंट्रोड्यूस कर लेता है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, तो जो एगोनिस्ट होते हैं वो सेल के रिसेप्टर को एक्टिवेट करके अपना सिग्नल भी सेल के अंदर ला सकते हैं, तो हम कहते हैं कि एगोनिस्ट का इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। अब देखो इसके अपोजिट में आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब नेचुरल लिगेंड के बजाय अब एक और ड्रग है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक और ड्रग है। अच्छा, ये हमारे पास एक और ड्रग है, यहाँ पर एक और ड्रग है। अब इस बार आपके पास एगोनिस्ट नहीं है, यहाँ पर एक और ड्रग है, ड्रग बी। ये ड्रग जो है ये आके इस नेचुरल लिगेंड के रिसेप्टर पर अटैच हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये क्या करते हैं? ये ड्रग बजाय कि रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, ये रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कर देता है। सो ये क्या करता है? डीएक्टिवेट कर देता है। अब डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि जो सिग्नल अंदर ट्रांसड्यूस हो रहा था वो सिग्नल अंदर नहीं आएगा, वो सिग्नल अंदर नहीं आएगा, तो हम इसको नाम देंगे एंटागोनिस्ट। यानी जो ब्लड प्रेशर पहले जितना कम था उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, जैसे मतलब इस तरह से मज़ीद कम नहीं होगा, जैसे था वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो और भी कम हो जाएगा जैसे नॉर्मल था। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि आपका नेचुरल लिगेंड है ए और आपका एगोनिस्ट है सी, एगोनिस्ट आपका है सी। हमने देखा कि जब नेचुरल लिगेंड ए था उसने ब्लड प्रेशर को कितना कम किया था? उसने ब्लड प्रेशर को लाया था कहाँ से? 220 से उसने कम करके नेचुरली उसने उसको रखा था 120 पे उसने रखा था। लेट्स सपोज उसने बीबी को 120 पे रखा था। जब आपने एगोनिस्ट दिया सी, जब आपने दिया सी ने इसके काम को थोड़ा सपोर्ट किया, और किस तरह सपोर्ट किया कि उसने जाकर इसको 120 से मज़ीद उसको कम कर दिया, लेट्स सपोज 110 पर लाया। तो हम कहते हैं कि एगोनिस्ट ड्रग सी ने इसके काम को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर को मज़ीद कम कर दिया। अब एंटागोनिस्ट क्या होगा? एंटागोनिस्ट क्या करेगा? एंटागोनिस्ट सिर्फ आपके नेचुरल लिगेंड के एक्शन को स्टॉप करेगा, यानी जो ब्लड प्रेशर 220 से 120 पे आना था वो 220 ही रहेगा, 220 से मज़ीद बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एंटागोनिस्ट जो है वो 220 से मज़ीद बढ़ाएगा नहीं। तो ऐसा एंटागोनिस्ट जो आपके रिसेप्टर पर अटैच होकर सिर्फ और सिर्फ एगोनिस्ट के काम को रोक दे, बकाया वो सेल के अंदर सिग्नल को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हम ऐसे ड्रग का नाम रख देते हैं एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट के साथ एक और लफ्ज़ भी है, वो है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट, अब ये क्या चीज़ है इनवर्स एगोनिस्ट? इनवर्स एगोनिस्ट मैं आपको यही रिसेप्टर बताता हूँ। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं? उसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक और ड्रग है, ड्रग डी, ABC, ड्रग डी। ये हमारे पास एक और ड्रग है। अब ज़रा गौर से देखें, ये ड्रग क्या कर रहा है? ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है और बिल्कुल एक्टिवेट भी कर लेता है। एक्टिवेट भी कर लेता है, लेकिन उस एक्टिवेशन से रिस्पॉन्स अंदर आ भी जाता है, सिग्नल अंदर भी आ जाता है, लेकिन उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर बजाय कम होने का
बीपी ज़्यादा हो जाता है। यानी एक तो जो नेचुरल लाइगेंड था, एक तो उसके अपोजिट काम हो गया, ठीक है। दूसरी बात, रिसेप्टर एक्टिवेट भी हो गया। सो आमतौर पर एंटागोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर को डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, सिग्नल भी अंदर लाता है, यानी कोई चेंज भी सेल के अंदर नज़र आ ही जाता है। और अगर वो चेंज नेचुरल लाइगेंड के अपोजिट हो तो बस ऐसे ड्रग का आप नाम क्या दोगे? इनवर्स एगोनिस्ट इसका नाम देंगे। इनवर्स एगोनिस्ट, वो जो एगोनिस्ट था उसने ब्लड प्रेशर को कम किया था, लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट ने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा किया था। यानी ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है, ये आपको समझाने की खातिर मैंने वैल्यूज़ दी हुई है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो था 220 था, आपके ड्रग ए ने उसको 220 से 120 पे लाया, सी ने 120 से 110 पे लाया, और जो बी था, बी ने उसको 220 पे ही छोड़ा, कुछ ये ही नहीं। ये जो डी है, ड्रग डी है, ये उसको 220 से भी ऊपर कर देगा, चलो लेट्स सपोज 230 कर देगा। तो इनवर्स एगोनिस्ट अपना सिग्नल सेल के अंदर ट्रांसड्यूस करके चेंज भी लाता है। तो ये जो 220 से 230 की तरफ जाना होता है ब्लड प्रेशर का, इसको आप लोग एंटागोनिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको आप इनवर्स एगोनिस्ट, हालांकि लगता है एंटागोनिस्ट जैसा है क्योंकि उसने नेचुरल लाइगेंड के काम को बिल्कुल अपोजिट कर दिया। तो बिल्कुल अपोजिट कर दिया, इस केस में आप इसको इनवर्स एगोनिस्ट का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ ना आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। एंड देन एक और भी चीज़ है, एंटागोनिस्ट के टाइप्स। एंटागोनिस्ट जैसे कि हमारे पास जो ड्रग था एंटागोनिस्ट बी, अब हम आपको एंटागोनिस्ट के कुछ टाइप्स पढ़ा के उसके बाद लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। एंटागोनिस्ट के कई टाइप्स हैं। एंटागोनिस्ट के टाइप्स, एंटागोनिस्ट हमारे पास नंबर 1 फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, फार्माकोलॉजिकल, और दूसरा जो है वो है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, और थर्ड जो है वो हमारे पास है केमिकल एंटागोनिस्ट। और ये थोड़ा सा इजी है, मोस्ट स्टूडेंट्स पहले से इसको जानते होंगे, फिर भी सबसे पहले आ जाते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट की तरफ। केमिकल एंटागोनिस्ट में आपके पास जो सेल है, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर के बाहर हमारे पास एक ड्रग है ए, और ये यहाँ पर दूसरा ड्रग है बी। क्या है कि मोस्टली ड्रग ए ने रिसेप्टर की तरफ आना था, उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट करना था। लेट्स सपोज एक्टिवेट करने के बाद ब्लड प्रेशर ने कम होना था, लेकिन अब ये जो दूसरा ड्रग है, बजाय ये कि रिसेप्टर पर आकर इसके काम को अपोज करे, ये डायरेक्ट इस ड्रग ए के साथ मिल जाता है, केमिकली इसको इनएक्टिव कर देता है, केमिकली इसको इनएक्टिव कर देता है, एक किस्म का न्यूट्रलाइज कर देते हैं ड्रग को। इसका हमारे पास बड़ा अच्छा एग्जांपल भी मौजूद है। जब आयरन की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा आयरन बंदा ले लेता है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके असर को रिवर्स करने के लिए आप उसको चिलेटिंग एजेंट देते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक ही जगह लूँ कि ये आपका आयरन है, आयरन काफ़ी ज़्यादा हो गया आपकी बॉडी में, तो अब आप आयरन को कम करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप चिलेटिंग
यूज़ करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के चिलेटिंग एजेंट से एज अ एंटीडोट। ये चिलेटिंग एजेंट जाकर आयरन को अपने साथ अटैच कर देता है और उसको एक्शन करने ही नहीं देता। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल एंटागोनिस्ट। इस तरह एक दूसरा जो है वो है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट अभी अपने पढ़ा था। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में आपका जो सेल है उस पर एक ड्रग ए लेट सपोज आके इसको आमतौर पर एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन एक दूसरा ड्रग है बी। ये जो दूसरा ड्रग बी है ये क्या करता है, ये इसी रिसेप्टर पर आकर अटैच होके इसी रिसेप्टर को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर लेता है, उसको ब्लॉक कर लेते हैं। और ऐसे केस में जो एंटागोनिस्ट होगा उसका हम लोग क्या नाम देंगे, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का नाम देंगे। एक पॉइंट अभी ज़हन में और आया कि फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का जो काम है उसके लिए एगोनिस्ट का होना लाजमी है। अगर एगोनिस्ट पहले से है ही नहीं, नेचुरल लिगैंड है ही नहीं, यानी ये ना तो एगोनिस्ट है ना कोई नेचुरल लिगैंड है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब हमें रिस्पांस भी नहीं मिला, नो रिस्पांस। अगर ना एगोनिस्ट है ना कोई नेचुरल लिगैंड है तो रिसेप्टर के साथ वो अटैच नहीं होगा, रिस्पांस ही नहीं होगा। अच्छा, नो रिस्पांस, तो नो रिस्पांस। अब ड्रग बी एंटागोनिस्ट है, ये अगर इधर आके अटैच हो भी जाए तो इसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसने सब रिसेप्टर को डीएक्टिवेट करना था, होगा कुछ नहीं। सो अगर आप इस तरह के एंटागोनिस्ट, इसको अक्सर हम न्यूट्रल एंटागोनिस्ट ज़्यादा कहते हैं, कि न्यूट्रल एंटागोनिस्ट के लिए एगोनिस्ट का होना लाजमी। मतलब अगर पहले से कोई एगोनिस्ट आकर इधर अटैच हो के कोई एक्शन शो कर रहा है, तब जाकर ये जो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट है वो जाकर उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। सिर्फ क्या होगा, वो एक्शन जो एगोनिस्ट की वजह से हो रहा था सिर्फ वो स्टॉप हो जाएगा। लिहाजा न्यूट्रल एंटागोनिस्ट के लिए एगोनिस्ट या फिर इन्वर्स एगोनिस्ट का होना लाजमी है। तो अगर आप देखें, ये एक और बात भी बताता चलो कि ये अगर एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट के काम को तो उसने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक द एगोनिस्ट, ठीक है, ओके, आ गया, एगोनिस्ट आएगा भी नहीं। अगर इन्वर्स एगोनिस्ट है, इन्वर्स एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट जैसे कि आपको पता था कि वो भी रिसेप्टर को जाकर एक्टिवेट करता था, तो ये एगोनिस्ट को भी मौका नहीं देता कि वो अपना काम शो करे, इन्वर्स एगोनिस्ट को भी मौका नहीं देगा कि वो अपना काम शो करेगा। लिहाजा इन दोनों का, इसकी जो वैल्यू है एंटागोनिस्ट की, इसकी वैल्यू तब तक है जब तक एगोनिस्ट, न्यूट्रल एगोनिस्ट या इन्वर्स एगोनिस्ट मौजूद हो। राइट, लास्ट में आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल उसकी तरफ, एंटागोनिस्ट की तरफ। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में ये होता है कि आपके पास सिंगल टिश्यू है, सिंगल टिश्यू है, और सिंगल टिश्यू में एक सेल नहीं, दो सेल्स है, ज़्यादा सेल्स है। एक इस सेल पे भी रिसेप्टर है, इस सेल पे भी रिसेप्टर है। होता क्या है कि एक ड्रग ए आकर इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है, और एक्टिवेट करने से क्या होगा कि वो जो सेल है उसकी वजह से लेट सपोज बॉडी के अंदर कोई रिस्पांस हो जाता है, सांस की नालियों का तंग हो जाना फ़र्ज़ करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि आपके जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स जो है वो नैरो हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नैरो, सांस में प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखो एक और ड्रग है, ड्रग बी, वो इस सेल के रिसेप्टर पर अटैच नहीं हो रहा, वो किसी दूसरे सेल के रिसेप्टर पे जाकर अटैच हो जाता है, और वहाँ से क्या होगा कि वो जो सेल है वो फिर क्या करते हैं, वो ब्रोंकियोल्स को रिलैक्स कर देते हैं, यानी उसको डायलेट कर देते हैं। सो आपने देखा कि ये ड्रग ब्रोंकियोल्स को तंग कर रहे हैं, लेकिन बी ने आकर ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर दिया, यानी इस ड्रग ने इस ड्रग के अपोज तो किया, एंटागोनाइज तो किया, लेकिन रिसेप्टर एक नहीं है, डिफरेंट सेल के ऊपर जो है उसने उस एक्शन को एंटागोनाइज कर दिया। इसका हमारे पास बड़ा अच्छा एग्जांपल है हिस्टामिन का। हिस्टामिन जो कि मास्ट सेल से रिलीज हो जाते हैं,
एलर्जी के दौरान मोस्टली ये हिस्टामिन जो है ये आपके लंग्स के अंदर जाकर सेल्स में जाकर ब्रोंक्यूल्स को तंग करते, कॉन्स्ट्रिक्ट करते, उनके रिसेप्टर के साथ अटैच होके। लेकिन दूसरी तरफ जो एपिनेफ्रिन है या एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन जो है वो किसी इस वाले सेल पे नहीं, दूसरे सेल के रिसेप्टर पर अटैच होकर के ब्रोंक्यूल को रिलैक्स कर देता है। सो ब्रोंक्यूल वर्सेस हिस्टामिन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ which a pharmacological antagonist, that is physiological antagonist. होप लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा, समझ गए होंगे। दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।